हाय फ्रेंड्स, आज हम बिहेवियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे प्रतिबल और प्रबंधन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं प्रतिबल, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिबल, जिसे दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, हमारे हिंदी में दबाव भी कहते हैं। तो प्रतिबल या दबाव क्या होता है? विभिन्न कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति में होने वाले जो शारीरिक, सामयिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन होते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि प्रतिबल या दबाव क्या होता है? विभिन्न कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति में होने वाले जो हमारे शारीरिक, सामयिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? प्रतिबल या फिर स्ट्रेस कहलाता है, या दबाव कहलाएगा। जो क्या करता है? व्यक्ति की साम्य अवस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है। मतलब इसके आने के बाद व्यक्ति क्या सामान्य रूप से खड़ा या सामान्य रूप से जीवन नहीं जी पाता, यदि प्रतिबल आता है तो। अब हम बात करेंगे प्रतिबल या तनाव की मूलभूत प्रकृति की। तो प्रतिबल कैसा होता है? विद्युत की भांति होते हैं, जो क्या होते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रतिबल दबाव या तनाव की वजह से व्यक्ति क्या करता है? ऊर्जावान हो जाता है और निष्पादन को बढ़ाते हैं। मतलब लेकिन एक मध्यम स्तर तक ही होता है। मतलब कि यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर विद्युत का प्रवाह नॉर्मल स्तर का होता है, करंट यदि नॉर्मल स्तर का होता है, तो वह अधिक अभिप्रेरित होता है। लेकिन यदि दबाव ज्यादा हो जाए, तो जिसका मतलब नकारात्मक प्रभाव, मतलब यदि दबाव ज्यादा हो जाता है तो खराब निष्पादन मतलब पुअर परफॉर्मेंस का कारण भी बन सकता है। बहुत कम दबाव क्या करता है? उदासीनता और निम्न अभिप्रेरणा उत्पन्न करता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि दबाव क्या करता है? कई बार अच्छा स्तर का दबाव होता है तो वो कार्य निष्पादन को बढ़ा देता है, और यदि नकारात्मक प्रभाव या फिर ज्यादा दबाव आ जाता है तो इससे क्या होता है? खराब निष्पादन होता है। बहुत कम दबाव क्या करता है? उदासीनता उत्पन्न करता है। तो इस तरह हमने देखा कि एक मीडियम और एक उचित दबाव जरूरी है कार्य निष्पादन के लिए। अब हम बात करेंगे दबाव या प्रतिबल के मामले में। हमारे हेंस सेले, जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया था। तो हेंस सेले के अनुसार प्रतिबल के प्रकार, हेंस सेले ने प्रतिबल को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया था, जो उनके प्रभाव की प्रकृति पर आधारित है कि उनका प्रभाव कैसा है। दो तरह के उनके जो हमारे प्रतिबल है, एक तो होता है हमारा यूस्ट्रेस, एक होता है हमारा डिस्ट्रेस। एक तो होता है हमारा क्या? यूस्ट्रेस, और दूसरा होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस को हमारे विपत्ति या व्यथा भी कह सकते हैं। यूस्ट्रेस की बात करें तो ये हमारे सकारात्मक दबाव होता है, जबकि हमारा विपत्ति है डिस्ट्रेस हमारा नकारात्मक दबाव होता है। सकारात्मक दबाव कैसे किसे कहते हैं? जो हम इच्छा से दबाव महसूस करते हैं, जो हमारे निष्पादन को बढ़ाता है। जैसे एक बड़ी परीक्षा को पास कर देने से पहले कुछ समय के लिए हमारे जो मन में दबाव रहता है, तो ये हमारा यूस्ट्रेस होता है, जिसके कारण हम अधिक से अधिक कार्य निष्पादन की ओर बढ़ते हैं, अधिक से अधिक मेहनत करने की ओर कोशिश करते हैं। दूसरा डिस्ट्रेस की बात करें, नकारात्मक दबाव होता है, ये हमारा बुरा होता है, असंयमित होता है, अवांछित दबाव होता है, अर्थात ये हमारी इच्छा से नहीं आया हुआ होता है। अवधि की बात करें तो यूस्ट्रेस क्या होता है? अल्पकालिक होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, जबकि डिस्ट्रेस क्या होता है? अल्पकालिक भी हो सकता है और दीर्घकालिक भी हो सकता है। भावनात्मक प्रभाव की बात करें तो यूस्ट्रेस क्या होता है? उत्सुकता उत्पन्न करता है। हमारा यूस्ट्रेस क्या करता है? उत्सुकता या एक्साइटमेंट होती है, वो उत्पन्न करता है। जैसे कई बार हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो बड़ी परीक्षाओं को इंटरव्यू देने से पहले 1 या 2 दिन तक हमारे यूस्ट्रेस होता है, जिसके कारण हमें एक्साइटमेंट भी होती है, तो उत्सुकता भी होती है। विपत्ति के अंदर देखें तो इसके अंदर एंग्जायटी होती है, मतलब दुश्चिंता उत्पन्न होती है। कई बार आप परीक्षा देने जाते हो और साल भर तक आपने पढ़ाई नहीं की। जब आप परीक्षा देने जाते हो तो आपको डर लगता है कि परीक्षा में मैं पास होना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तो पढ़ाई की ही नहीं। तो आपको यूस्ट्रेस नहीं, डिस्ट्रेस हो जाता है, और डिस्ट्रेस की वजह से आपको दुश्चिंता उत्पन्न होती है, बुरे-बुरे ख्याल आने शुरू होते हैं। एंग्जायटी मतलब जो हमारे पैरों में झनझनाहट इस तरह के होते हैं ना, तो वो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है हमारे किसमें? डिस्ट्रेस के अंदर। एंग्जायटी, कंपकपी, इस तरह की भावनाएँ उत्पन्न होती है। फिर अभिप्रेरणा पर प्रभाव की बात करें, तो यूस्ट्रेस क्या करता है? अभिप्रेरणा ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब हमें आगे बढ़ने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। जबकि डिस्ट्रेस क्या करता है? अभिप्रेरणा को अवरुद्ध कर देता है, अभिप्रेरणा को रोक देता है। फिर निष्पादन प्रभाव की पर प्रभाव की बात करें, तो यूस्ट्रेस क्या करता है? हमारे निष्पादन या प्रदर्शन को बढ़ा देता है, जबकि हमारा डिस्ट्रेस क्या करता है? प्रदर्शन या फिर निष्पादन को गिरा देता है। उदाहरण के लिए देखें, यूस्ट्रेस क्या होता है? जैसे कोई नई नौकरी करना, कक्षा में प्रेजेंटेशन देना, खेल खेलते समय खिलाड़ियों का जो तनाव होता है, वो हमारे यूस्ट्रेस के अंदर आता है। जबकि डिस्ट्रेस क्या होता है? अभिभावकों के बीच में तलाक हो जाए, तो इसकी वजह से जो हमारा मूड खराब होता है, व्यथा होती है, विपत्ति आती है, किसी प्रिय को हम खो देते हैं, गंभीर चोट लग जाती है, या फिर कोई बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिस्ट्रेस या विपत्ति या व्यथा होती है। अब हम जब हमारी विपत्ति या डिस्ट्रेस होती है, इसके उप प्रकार की बात करते हैं।
तो डिस्ट्रेस के कौन-कौन से प्रकार होते हैं? एक तो हमारा एक्यूट स्ट्रेस होता है, एक होता है क्रोनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस का मतलब होता है तीव्र दबाव, जो हमारा क्रोनिक स्ट्रेस होता है, इसे हम कहते हैं चिरकालिक दबाव। एक्यूट स्ट्रेस या फिर हमारा तीव्र दबाव क्या होता है? ये घटनापरक होता है, मतलब किसी ऐसी घटना जिसकी वजह से हमें तनाव हो जाता है। जैसे कई बार आप किसी कहीं जा रहे हो और अचानक आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है और अचानक आपसे दिमाग खराब हो जाता है कि भाई दिमाग खराब हो गया, तीव्र दबाव उत्पन्न हो गया। लेकिन ये क्या होता है घटनापरक होता है, हमेशा नहीं होता, कोई घटना घटित होती है, इसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है और ये क्या होता है कम समय के लिए होता है, परंतु इसकी तीव्रता अधिक होती है। दिमाग खराब ऐसे हो जाता है जैसे आपको परीक्षा देने जाना था लेकिन बीच में आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो बाइक चलाते समय टायर पंचर हो जाना एक तरह का एक्यूट स्ट्रेस होता है। दूसरा होता है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस का मतलब होता है सबसे पहले व्यक्ति को एक्यूट स्ट्रेस होगा और यदि वह एक्यूट स्ट्रेस लंबे समय तक है, मतलब चिरकालिक है, लंबे समय तक है, तो वो हमारा क्रोनिक स्ट्रेस हो जाता है, मतलब लंबे समय तक होने वाला दबाव। परंतु इसकी तीव्रता कम होती है, जैसे वित्तीय समस्या, जैसे तंगाई है, पैसों की कमी है, माता-पिता के बीच में तलाक हो गया। अब क्या है वो तो रोज की बात है क्योंकि तलाक तो हो चुका है, दिमाग खराब रहता है, तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, लेकिन ये कैसा चिरकालिक दबाव है और ये ज़्यादा नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय तक होने वाला दबाव या तनाव क्या होता है नुकसानदायक होता है। अब हम देखेंगे तीव्रता के आधार पर दबाव या स्ट्रेस के प्रकार। तीव्रता के आधार पर देखें तो 2 प्रकार होते हैं इसके, एक तो अति दबाव और एक होता है अल्प दबाव। अति दबाव मतलब ओवर स्ट्रेस, अल्प दबाव मतलब अंडर स्ट्रेस। अति दबाव की बात करें तो ये तब होता है जब व्यक्ति क्या है, जब किसी व्यक्ति को निर्धारित सीमा से अधिक कार्य दे दिया जाता है, कि मतलब जितना निर्धारण किया गया था उससे ज्यादा उसको कार्य दे दिया जाता है, मतलब अत्यधिक वह कार्यबोझ का अनुभव करता है। इसमें क्या होता है छोटी सी घटना भी क्या है तीव्र सामूहिक अनुक्रिया को जन्म देती है। उसको छोटा सा काम देते हैं ना तो उसका तुरंत दिमाग खराब हो जाता है। इसे कहते हैं अति दबाव। अल्प दबाव की बात करें तो ये अति दबाव का बिल्कुल विपरीत है। तो और ये तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति के अरुचिकर या चुनौतीपूर्ण इस परिस्थिति में हो, जिससे क्या उदासीनता आती है। मतलब कोई व्यक्ति को यदि आप लगातार एक जैसा काम देते रहोगे तो इसकी वजह से क्या होता है व्यक्ति के अल्प दबाव रहता है। मतलब उसके अंदर एक उदासीनता आती है, उसको काम करने में कोई रुचि नहीं रहती है। तो हमने दबाव के प्रकार देखे तीव्रता के आधार पे। अब कारणों के आधार पर प्रतिबल या दबाव के प्रकार देखते हैं। किसके आधार पे? कारणों के आधार पे हम दबाव के प्रकार देखें तो प्रतिबल या दबाव उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रतिबलक कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। प्रतिबलक या स्ट्रेसर किसे कहते हैं? जिनकी वजह से व्यक्ति के दबाव या प्रतिबल उत्पन्न होता है वह हमारे स्ट्रेसर या प्रतिबलक कहलाते हैं। जैसे कारकों की बात करें तो पहला कारक आता है हमारे कौन से भौतिक और पर्यावरणीय दबाव। जिसकी बात करें जब भौतिक दबाव की बात करें जैसे शरीर की मांगों से उत्पन्न होने वाले दबाव हमारे भौतिक दबाव कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति को यदि पौष्टिक भोजन की कमी रहती है, चोट लग जाती है, नींद पूरी नहीं होती, इसकी वजह से हमारा दिमाग खराब रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो हमारा भौतिक दबाव कहलाएगा। दूसरा हमारा पर्यावरणीय दबाव, तो परिवेश की जो अपरिहार्य जो हमारी दशाएं होती है इनकी वजह से, जैसे प्रदूषण है, शोर है, भीड़ है या प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसकी वजह से क्या दबाव उत्पन्न होता है, तो दिमाग खराब रहता है या फिर जो हमारे स्ट्रेस रहता है ये हमारे पर्यावरणीय दबाव के अंदर आएगा। तो भौतिक और पर्यावरणीय दबाव पहला है। ये कारक देख रहे हैं जिनकी वजह से दबाव उत्पन्न होता है। दूसरे होते हैं हमारे सामाजिक दबाव, जिसे सोशल स्ट्रेस कहते हैं। तो बाहरी कारणों और दूसरे लोगों से अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप दबाव उत्पन्न होता है। कई बार क्या हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं और बातचीत की वजह से हमें दबाव महसूस करने लगते हैं। क्या उस बातचीत की वजह से हम क्या है दबाव महसूस करने लगते हैं, तो ये हमारा सामाजिक दबाव कहलाता है। और ये बाहरी कारणों और दूसरे लोगों से जब अंतःक्रिया करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। जैसे क्या है पड़ोसियों की झिकझिक, मतलब कई पड़ोसी ऐसे होते हैं जो लड़ाईखोर होते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। तनावपूर्ण संबंध, 2 व्यक्तियों के बीच में संबंध कैसा है? तनावपूर्ण है। कोई बीमारी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है घर के अंदर या परिवार में किसी की, जिसकी वजह से क्या है हमें तनाव होता है, ये स्ट्रेस होता है। तो ये हमारे सामाजिक दबाव के अंतर्गत गिने जाते हैं। तीसरा आता है हमारा मनोवैज्ञानिक दबाव, मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। मतलब ऐसे दबाव जो हम क्या है स्वयं मस्तिष्क में उत्पन्न करते हैं। ऐसे दबाव जो हम क्या है स्वयं मस्तिष्क में उत्पन्न करते हैं और ये क्या है प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं। एक व्यक्ति है जिसके लिए कोई दबाव जिसके प्रति वह दबाव महसूस करता है, दूसरा व्यक्ति कोई ज़रूरी नहीं उसके लिए दबाव महसूस करे। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या यूनिक या स्पेशलिस्ट होते हैं। और दबाव की बात करें तो दबाव का स्रोत कैसा होता है? आंतरिक होता है। व्यक्ति अंदर से दबाव महसूस करता है। व्यक्ति कैसे दबाव महसूस करता है? अंदर से दबाव महसूस करता है। हर व्यक्ति के लिए उसका स्तर अलग-अलग होता है। मुख्य कारण क्या है इसका? जैसे कुंठा, द्वंद और हमारा आंतरिक दबाव इसके कारक है। जैसे मुझे हर काम में
परफेक्ट रहना है, हर काम में नंबर 1 रहना है, मुझे हर काम में सर्वोत्तम रहना है। तो ये किसने ठाना? ये हमने खुद ने ठाना और इसकी वजह से हम दबाव में रह सकते हैं। अब बात करेंगे पाँचवाँ कारक आता है हमारा दबाव उत्पन्न करने वाले प्रतिबलक मतलब स्ट्रेसर की बात करें। तो मतलब दबाव कौन-कौन सी चीज़ें या कौन-कौन से कारक उत्पन्न कर सकते हैं, उसकी बात करें। एक होती है हमारे जीवन की घटनाएँ, ये हमारे लिए दबाव उत्पन्न कर सकते हैं, लाइफ इवेंट्स। तो दिनचर्या को बाधित करने वाली तथा जीवन में उथल-पुथल मचा देने वाली घटनाएँ हमारे जीवन की घटनाएँ कहलाती है, जिनकी वजह से दबाव उत्पन्न होता है। जैसे घर को बदलकर नए घर में जाना, जैसे योजनाबद्ध है या फिर गैर योजनाबद्ध है, मतलब अचानक ही आपका घर खाली करा दिया जाए, तो आपको तनाव हो जाएगा। दूसरा क्या है योजनाबद्ध मतलब पहले कह दिया जाए आपको 3 महीने बाद क्या है, घर खाली करना है। तो घर बदलकर नए घर में जाना योजनाबद्ध तरीके से, दीर्घकालिक संबंध का टूट जाना मतलब बहुत लंबे समय से आपने किसी के साथ संबंध बनाए मतलब दोस्ती की और अचानक वो संबंध टूट जाता है, तो ये गैर योजनाबद्ध हो सकता है। तो जीवन की घटनाएँ क्या करती है, कई बार क्या तनाव उत्पन्न करती है। फिर परेशान करने वाली घटनाएँ भी होती है हैसल्स मतलब दैनिक जीवन के छोटे-छोटे पक्ष क्या दैनिक जीवन के छोटे-छोटे पक्ष जो क्या है लगातार दबाव उत्पन्न करते हैं और इनका दबाव कैसा होता है व्यक्तिगत होता है। जैसे टाइम पे पानी नहीं आ रहा, कभी बिजली आ रही है, कभी जा रही है, आप सोने की कोशिश कर रहे हो और लाइट नहीं आ रही है, पंखा खराब हो गया या ट्रैफिक की समस्या, घर में कोई कलह चल रही है, इसकी वजह से क्या आपको स्ट्रेस या तनाव रहता है। तीसरा था अभिघातक या अभिघातक घटनाएँ मतलब ट्रॉमेटिक जो इवेंट्स होते हैं उनकी बात करें, तो गंभीर और विनाशकारी घटनाएँ इसके अंदर शामिल होती है और इनका प्रभाव भी कुछ समय बाद ही दिखाई देता है, मतलब तुरंत इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। जैसे रेल या फिर सड़क दुर्घटना होती है, सुनामी होती है, भूकंप, चोरी होती है, तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएँ होती है जिनका प्रभाव तुरंत तो नहीं दिखता, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। परिणाम रूप स्वरूप देखें तो ऐसी घटनाएँ अक्सर क्या दुश्चिंता या और अतीतावलोकन और स्वप्न के रूप में सतत रूप में जारी रहती है। जिनके लिए क्या विशेषज्ञ की सलाह लेनी ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारे लिए घातक हो सकती है। तो हमने इन चीज़ों को देखा। अब हमने दबाव के बहुत सारे कारण तो देख लिए जिनकी वज़ह से दबाव या प्रतिबलक उत्पन्न होते हैं, मतलब हमें स्ट्रेस होता है। लेकिन इस स्ट्रेस का प्रभाव क्या पड़ता है? मतलब इफ़ेक्ट्स की बात करें, स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स तो उच्च प्रतिबल मतलब बहुत यदि दबाव होता है, तो मानव कार्य प्रणाली के हर पहलू को वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा दबाव होता है, तो वो क्या करता है आदमी के जो कार्यप्रणाली होती है, उसके हर पहलू को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बात करें कैसे? तो हम एक पहलू होता है हमारे पास भावनात्मक या संवेगात्मक। तो इस पहलू की बात करें, तो इसमें क्या होता है, मन स्थिति में आकस्मिक परिवर्तन महसूस होता है। मतलब व्यक्ति के व्यवहार में क्या अचानक ही परिवर्तन होना शुरू होता है, मतलब मूड स्विंग्स होते रहते हैं, जिसे कहते हैं ना इसके तो मूड स्विंग्स होते हैं। व्यवहार का चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के परिवार और मित्रों से कटने लगता है, कम से कम लोगों से बातचीत करने लगता है। बात करें इसके परिणाम की, तो विश्वास की कमी रहती है, दुश्चिंता उत्पन्न होती है, अवसाद की भावनाएँ उत्पन्न होती है, डिप्रेशन की भावनाएँ उत्पन्न होती है। फिर शरीर क्रियात्मक की बात करें, दूसरा आयाम, तो इसमें क्या होता है शरीर में एड्रेनालिन और कार्टिसोल जैसे जो तनाव हार्मोन है, इनका स्त्राव बढ़ जाता है। व्यक्ति के शरीर में क्या होता है एड्रेनालिन और कार्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है। परिणाम क्या होता है इससे? इससे हृदय गति, रक्तचाप, उपापचय में विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, जो स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। फिर संज्ञानात्मक की बात करें तो हमारे उच्च दबाव से क्या होता है व्यक्ति मानसिक अतिभार से ग्रसित हो जाता है। ज्यादा दबाव होता है तो उससे क्या होता है व्यक्ति मानसिक अतिभार मतलब मेंटल ओवरलोड से ग्रसित हो जाता है। बात करें इससे क्या होगा, इससे ठोस निर्णय लेने की जो क्षमता होती है इसमें तेजी से कमी आती है, तर्क वितर्क करने लगता है, असफलता या फिर वित्तीय घाटा या नौकरी की क्षति होती है। व्यवहारात्मक आयाम की बात करें तो इसकी वजह से क्या होता है एकाग्रता में कमी होती है और अल्पकालिक स्मृति क्षमता में कमी आती है, मतलब चीजों को कम समय में भी याद नहीं रखा जाता। जीवन शैली के जो विकल्प होते हैं वो प्रभावित होते हैं। अब इससे क्या होगा, हम कम पौष्टिक भोजन करना, उत्तेजक जो हमारे पदार्थ जैसे हमारा कैफीन सिगरेट इसका अधिक से अधिक सेवन, ये हम लक्षण देख रहे हैं हमारे किसके दबाव के। निद्रा प्रतिरूपों में गड़बड़ी गड़बड़ी, अनुपस्थितता में वृद्धि और कार्य निष्पादन में ह्रास, इन चीजों के मुख्य परिणाम है। तो हमने ये कुछ आयाम देखे किसके, जो हमारे दबाव के, तो दबाव के मुख्य विवरण देखे, पहले तो आयाम देखा फिर उसका विवरण देखा और उसके परिणाम हमने देखे। एक तो हमारा भावनात्मक या संवेगात्मक आयाम, दूसरा शरीर क्रियात्मक, तीसरा संज्ञानात्मक और चौथा व्यवहारात्मक। अब हम देखेंगे दबाव के लक्षण। दबाव के लक्षण की बात करें सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रेस की, तो उच्च प्रतिबल मतलब स्ट्रेस क्या करता है व्यक्ति के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक और व्यवहारात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे आयाम की बात करें तो संज्ञानात्मक जो हमारा आयाम है तो उसके लक्षण क्या होंगे,
यदि व्यक्ति के संज्ञानात्मक आयाम के लक्षण की बात करें, तो इससे व्यक्ति के अंदर क्या होता है, कमजोर स्मृति होती है, चीजों को याद करना मुश्किल हो जाता है। उसकी एकाग्रता की कमी रहती है, एकाग्रता का अभाव रहता है। बार-बार वो निर्णय लेता है, लेकिन कैसे? गलत निर्णय लेता है और केवल नकारात्मक पहलू को देखने का प्रयास करता है। संवेगात्मक की बात करें, इमोशनल की, तो मन स्थिति में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। वो आसानी से आराम नहीं कर पाता, मतलब रेस्टलेसनेस रहती है। डर और अवसाद की स्थिति रहती है, डिप्रेशन आ जाता है। उसके अंदर क्या होता है? अकेलेपन का भाव आ जाता है। ये हम देख रहे हैं संवेगात्मक आयाम। तीसरा होता है शारीरिक आयाम। शारीरिक आयाम की बात करें, फिजिकल, तो हमारा सिर दर्द होता है, सीने में दर्द, चक्कर आना, तेज हृदय गति जैसे जो हमारी गतिविधियां होती है। व्यवहारात्मक की बात करें तो इसमें क्या होता है? आत्मसम्मान में कमी आती है। दीर्घकालिक योजना का अभाव रहता है, व्यक्ति ज्यादा लंबे समय के लिए कुछ सोच नहीं पाता। अनियमितता रहती है, नशे और मादक पदार्थों का सेवन करना वो व्यक्ति शुरू कर देता है। तो ये हमने कुछ लक्षण देखे किसके? जो हमारे दबाव के लक्षण। संज्ञानात्मक के देखे, संवेगात्मक, शारीरिक और व्यवहारात्मक, 4 प्रकार के लक्षण हमने देखे। अब हम देखेंगे प्रतिबल की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ स्ट्रेस की बात करें, तो प्रतिबल को 3 मुख्य तरीकों से समझा जा सकता है। क्या? तो प्रतिबल को 3 मुख्य तरीकों से समझा जाता है, या फिर इसके दृष्टिकोण की बात करें, तो 3 दृष्टिकोण है। पहला प्रतिक्रिया के रूप में, दूसरा प्रक्रिया के रूप में, तीसरा कार्य अभिप्रेरक के रूप में। 3 हमारे दृष्टिकोण है। अब इन दृष्टिकोणों के मुख्य विचार क्या है? पहला प्रतिक्रिया के रूप में देखें, तो प्रतिबल क्या होता है? किसी भी मांग के प्रति शरीर की जो अवशिष्ट शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया होती है, यह हमारा प्रतिक्रिया के रूप में है। और इसके प्रमुख सिद्धांतकार कौन थे? हमारे हैंस शेले। उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, सामान्य अनुकूलन संलक्षण, जिसे गैस थ्योरी कहते हैं। आगे हम इसके बारे में ठीक से पढ़ेंगे। दूसरा था प्रक्रिया के रूप में। प्रक्रिया के रूप में देखें तो प्रतिबल एक गत्यात्मक, मानसिक और संज्ञानात्मक अवस्था होती है, जो व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में पाई जाती है। तो प्रक्रिया के रूप में देखा तो हमारे लेजरस और फॉकमैन, जो हमारे 2 व्यक्ति हैं, इनके जो संज्ञानात्मक मूल्यांकन का सिद्धांत था, उन्होंने दिया था। तीसरा कार्य अभिप्रेरक के रूप में देखें तो प्रतिबल एक क्या है? एक स्वतंत्र चर है। प्रतिबल क्या है? एक स्वतंत्र चर है, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तनों का कारण बनता है। और होम्स और राहे, ये हमारे इसके प्रमुख सिद्धांतकार थे। तो हमने 3 दृष्टिकोण देखे, प्रतिक्रिया के रूप में, प्रक्रिया के रूप में और कार्य अभिप्रेरक के रूप में। अब एक-एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। पहला आता है हमारा प्रतिबल प्रतिक्रिया के रूप में, और जिसके लिए दिया गया था सामान्य अनुकूलन संलक्षण का सिद्धांत, जिसे गैस थ्योरी भी कहते हैं। हैंस सेले, जो हमारे जिनको क्या कहा जाता है? आधुनिक दबाव शोध के जनक कहे जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? दीर्घकालिक दबाव पर शोध के आधार पे, क्या दीर्घकालिक दबाव मतलब ऐसा दबाव जो लंबे समय तक बना रहता है, तो उस दबाव पर शोध के आधार पर सामान्य अनुकूलन संलक्षण सिद्धांत दिया, मतलब जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम थ्योरी दी, यह सिद्धांत दिया, जो ये बताता है कि खतरे के कारण जो भी हो, बेखतरा व्यक्ति को किसी भी कारण से महसूस होता हो, शरीर एक समान शरीर क्रियात्मक प्रतिरूप से अनुक्रिया करेगा। अब बात करेंगे इसके कुछ चरणों के बारे में। जो गैस थ्योरी है, तो गैस थ्योरी के अंदर 3 चरण है। कितने? 3 चरण है। तो इन 3 चरणों को एक-एक करके देखें। पहला चरण आता है हमारा सचेत प्रतिक्रिया, जिससे सचेत सचेत प्रतिक्रिया चरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अलार्म रिएक्शन। दूसरा होता है हमारा प्रतिरोध चरण, जिसे हमारे रिस्टेंट स्टेज कहते हैं। तीसरा हमारा परिश्रांति काल, मतलब एग्जॉशन स्टेज। तो हमारे 3 स्टेज है गैस थ्योरी के अंदर। पहला चरण आता है हमारा सचेत प्रतिक्रिया, जिसका मतलब है कि तनाव के प्रति पहली और तात्कालिक प्रतिक्रिया। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, अचानक आप घर से निकले, जैसे आप ये घर से ना बाहर निकले, बाहर निकलते क्या आपको एक कुत्ता दिखता है, और कुत्ते से आपको डर लगता है। क्या? कुत्ते से आपको डर लगता है। जैसे आपने कुत्ते को देखा तो आपके दिमाग में 2 ही चीज आती है, या तो मैं कुत्ते का सामना करूं, या कुत्ते से बच के इस रास्ते को बदल के इधर से जाना शुरू कर दूं। ये तो ये पहली प्रतिक्रिया आती है मेरी सचेत प्रतिक्रिया। जब व्यक्ति क्या होता है, जो हमारी तनावपूर्ण स्थितियाँ होती है, उससे क्या है कन्फ्रंट करता है, मतलब उसका सामना करता है। तो ये पहली परिस्थिति है। बात क्या होता है इसके अंदर, कि तनाव के प्रति पहली और तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है सहानुभूति प्रतिकृति तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। व्यक्ति ये सोचता है कि भैया या तो देखो या फिर भाग जाओ। तो हमारा एड्रेनल और नॉर एड्रेनालिन का तेजी से मानव स्त्राव करता है, और हृदय गति, रक्तचाप और श्वास दर बढ़ जाती है। तो पहली स्टेज हमने देख ली सचेत प्रतिक्रिया। दूसरा होता प्रतिरोध चरण। दूसरा कौन सा है? प्रतिरोध चरण। प्रतिरोध चरण की बात करें कि जैसे आपने हमने उदाहरण देखा कि आप घर से बाहर निकले, और बाहर निकल के आपने कुत्ते को देखा। पहले चरण में आप क्या है, या तो उससे भिड़ गए या फिर साइड से होके चले गए।
आपने साइड से होने होके जाना सही महसूस किया, क्यों? क्योंकि इसमें कुत्ते का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप रोज़ ही साइड से जाने लगे, रोज़ ही साइड से जाने लगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे कि रोड्स के साइड से जाऊँ, नहीं जाऊँगा, आज तो जो भी होगा देखा जाएगा, आज मैं कुत्ते का सामना करूँगा। क्या? आज तो मैं कुत्ते का सामना करूँगा ही करूँगा, क्यों? क्योंकि ये आता है हमारा प्रतिरोध चरण। क्या आता है? प्रतिरोध चरण। बात करें यदि तनाव जारी रहे, मतलब आपको उस कुत्ते का उदाहरण दिया हमने, तो कुत्ते का डर बना हुआ है, तो शरीर क्या अनुकूलन क्षमता बढ़ाता है। शरीर क्या अनुकूलन क्षमता बढ़ाता है, तीव्र प्रतिक्रियाएँ कम होती है। इससे क्या होता है तीव्र प्रतिक्रियाएँ कम होती है, लेकिन शरीर सतर्क रहता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो समस्या आई है पहले चरण की, तो पहले चरण की समस्या है उसको काफ़ी दिनों तक आपने अवॉइड कर दिया, लेकिन एक समय पर आपने एक योजना बनाई कि कैसे हम उस समस्या से समाधान पा सकते हैं। इस दौरान शरीर में क्या होता है कार्टिसोल जो हार्मोन है इसका स्त्राव बढ़ जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि में परिवर्तन होता है, मतलब शुरुआत में तो वृद्धि होती है, बाद में कमजोरी आती है। तीसरा चरण आता है हमारा परिश्रांति का चरण या परिश्रांति चरण की बात करें, तो तनाव लंबे समय तक जारी रहने पर शरीर के संसाधन समाप्त होते हैं। मतलब जैसे हमने कुत्ते का उदाहरण देखा, तो तीसरा चरण परिश्रांति चरण होता है, जब दूसरे चरण में आप उससे लड़ने के लिए जाते हैं और लड़ने के बाद हार जाते हैं। हारने के बाद क्या है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। क्यों? क्योंकि आपको अब तो रास्ता बदलना ही पड़ेगा, मतलब परिश्रांति चरण में जाना ही पड़ेगा। शरीर के संसाधन इस दौरान समाप्त हो जाते हैं और तनाव को सहन करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इससे क्या होगा, प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से कमजोर हो जाती है, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अवसाद और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है इससे। अब हमने इसको एक ग्राफ के माध्यम से देखा, ये हमारे क्या सामान्य प्रतिरोध का स्तर है। क्या? सामान्य प्रतिरोध का स्तर है। तो ये हमारी पहली प्रतिक्रिया, दूसरा प्रतिरोध चरण और तीसरा परिश्रांति चरण। इसमें क्या होता है, जैसे व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, मतलब जो इसका कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे की तरफ जाता है। लेकिन धीरे धीरे लंबे समय तक ये बना रहेगा, तो एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वह उसका कन्फ्रंट मतलब विरोध करने की कोशिश करता है। और विरोध के दौरान यदि उसे पता चलता है कि वो उससे जीत नहीं सकता, तो वह क्या आखिर में उसकी जो उत्साह है या कॉन्फिडेंस लेवल वो डाउन हो जाता है। तो ये किसमें होता है, हमारे परिश्रांति चरण के अंदर होता है। परीक्षा में आपको ये ग्राफ बनाना चाहिए। बात करें हमारे दूसरा प्रतिबल प्रक्रिया के रूप में, ये हमारे लेज़रस फोकमैन थे, उन्होंने संज्ञानात्मक मूल्यांकन का सिद्धांत दिया था, किसके रूप में, प्रतिबल प्रक्रिया के रूप में। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार क्या, दबाव व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में की एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। दबाव क्या होता है, हमारे व्यक्ति और पर्यावरण के बीच की एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। दबाव की प्रकृति क्या है, व्यक्ति के संज्ञानात्मक मूल्यांकन जो हमारा कॉग्निटिव अप्रेजल है इस पर निर्भर करती है। तो अब हम मूल्यांकन के चरण देखते हैं हमारे प्रतिबल प्रक्रिया के रूप में, जो हमारे लेजर्स फोकमैन ने दिया था। तो मूल्यांकन के चरण और प्रकृति की बात करें, तो मूल्यांकन के चरण में हमारे दो चरण है, एक तो प्राथमिक मूल्यांकन होता है, एक हमारा द्वितीयक मूल्यांकन होता है। प्राथमिक मूल्यांकन की बात करें, प्राइमरी अप्रेजल की, तो यह क्या होता है, एक नए और बदलते वातावरण के परिणाम के प्रति दृष्टिकोण होता है। ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, तटस्थ भी हो सकता है, मतलब कि हम उसके बारे में अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी, या फिर हो सकता है कुछ भी ना सोचे। तो दबाव के कारण का मूल्यांकन किया जाता है। प्राथमिक मूल्यांकन में क्या किया जाता है, दबाव के कारण का मूल्यांकन किया जाता है। परिणाम स्वरूप देखें, तो नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन उसके संभावित नुकसान, खतरे या चुनौती के रूप में किया जाता है। फिर आता है हमारा दूसरा द्वितीयक मूल्यांकन। यदि प्राथमिक मूल्यांकन में घटना दबावपूर्ण लगती है, या प्राथमिक मूल्यांकन में क्या होता है, घटना दबावपूर्ण लगती है, तो उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है कि हम उन दबाव को किस प्रकार दूर कर सकते हैं। क्या चुनौती का सामना करने के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जो संसाधन है, उनको दूर करने के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त है? ये हमारे द्वितीयक मूल्यांकन के अंदर गिना जाता है। फिर बात करेंगे मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं। क्या मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, तो दबावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने का पूर्व अनुभव है या नहीं? तो पहला कारक आता है। दूसरा, क्या दबाव उत्पन्न करने वाली घटना नियंत्रणीय है? मतलब क्या हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं? तो हमारे मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तीसरा आता है हमारा प्रतिबल कार्य अभिप्रेरक के रूप में। प्रतिबल क्या कार्य अभिप्रेरक के रूप में देखें, तो ये हमारे सिद्धांतकार थे कौन, हमारे होम्स और राहे। इनका मूल विचार क्या था, तो उन्होंने दबाव को एक स्वतंत्र चर के रूप में देखा कि व्यक्ति को दबाव होता है तो होता ही है। इसे अनुभव के बजाय अनुभव के कारण मतलब जीवन घटनाओं के रूप में माना। क्या, इसे अनुभव के बजाय अनुभव के कारण मतलब जीवन जो घटनाएं होती हैं उसके रूप में मापा। इनका सामाजिक पुनर्समायोजन रेटिंग पैमाना क्या करता है, विभिन्न जीवन की जो घटनाएं होती हैं, जी विवाह, मृत्यु,
नौकरी छूटना, तो इस प्रकार की जो जीवन की घटनाएँ होती हैं, इनको दबाव उत्पन्न करने वाली की उनकी जो क्षमता है, उनके आधार पे मापा जाता है। ये इसका सिद्धांत किसने दिया था? होम्स और राहे ने। अब हम देखेंगे जो प्रतिबल प्रबंधन या प्रतिबल का सामना, कोपिंग विद स्ट्रेस की बात करें, तो दबाव का मुकाबला करना, दबाव के प्रति एक गतिशील स्थिति विशिष्ट प्रक्रिया होती है। मतलब हम दबाव का सामना कैसे करेंगे? तो दबाव का मुकाबला करना दबाव के प्रति क्या है? एक गतिशील और स्थिति विशिष्ट प्रतिक्रिया होती है। मतलब जैसा दबाव वैसी प्रतिक्रिया। इसमें क्या किया जाता है? इसमें समस्या को हल करने, दबाव को कम करने के उद्देश्य से की गई जो हमारी फोर्स या फिर मूर्त प्रतिक्रिया होती है, उसको शामिल किया जाता है। दूसरा आता है मुकाबला रणनीतियों के सिद्धांत। या मुकाबला रणनीतियों के सिद्धांत की बात करें, तो इसके अंतर जो हम दबाव के मुकाबले की बात कर रहे हैं, पहला सिद्धांत हमारा एडलर पार्कर का टी थ्योरी, टीईए। तो एडलर पार्कर के टी थ्योरी की बात करें, तो ये सिद्धांत क्या करता है? मुकाबला करने की रणनीतियों को 3 मुख्य प्रकारों में बाँटता है। पहली रणनीति आती है कौन-सी? हमारे कृत्य अभिविन्यस्त युक्ति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टास्क ओरिएंटेड, दूसरा इमोशन ओरिएंटेड, तीसरा आता है हमारा हमारे अवॉइडेंस ओरिएंटेड। अंग्रेजी में याद करना बहुत आसान है। हिंदी में देखें तो हमारा टास्क ओरिएंटेड मतलब कृत्य अभिविन्यस्त युक्ति, दूसरा इमोशन ओरिएंटेड मतलब संवेग अभिविन्यस्त युक्ति और अवॉइडेंस ओरिएंटेड मतलब परिहार अभिविन्यस्त युक्ति। तो तीनों के बारे में देखें, अर्थ इनके नाम में छुपे हुए हैं। टास्क ओरिएंटेड मतलब सीधे तनावपूर्ण समस्या को हल करना, जिसकी वजह से तनाव हो रहा है, उस समस्या को जड़ से खत्म कर दो। प्रकृति की बात करें तो सक्रिय और तर्कसंगत दृष्टिकोण है। समस्या को परिभाषित करना और समस्या को लागू करना और उसका समाधान लागू करना। उदाहरण के लिए देखिए तो परीक्षा के तनाव में अधिक पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, शिक्षक से मदद लेना, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो उसको सीधे दूर करना। दूसरा इमोशन ओरिएंटेड, तो तनाव से जुड़ी हुई नकारात्मक जो भावनाएं होती हैं, जिसमें चिंता, क्रोध, इसको प्रबंधित करने पर केंद्रित है ये। इसमें क्या होता है? अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकता है, जैसे आत्मदोष, भावनाएं, अभिव्यक्ति, इच्छाधारी सोच इसके अंदर शामिल होती है। उदाहरण के लिए देखें तो परीक्षा के तनाव में दोस्तों से बात करते करके भावना व्यक्त करना या फिर ध्यान भटकाना, ये सब चीजें क्या होती है? हमारे इसके लिए कारगर होती है, जिसमें हम क्या करते हैं? तनाव से जुड़ी हुई जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं, उनको दूर करते हैं। तीसरा था अवॉइडेंस ओरिएंटेड, मतलब तनावपूर्ण स्थिति या फिर जो उसके परिणाम होते हैं, उससे बचने की कोशिश करना हमारे अवॉइडेंस ओरिएंटेड जो तरीका है टी थ्योरी का, उसके अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है? इससे क्या होता है? तात्कालिक राहत मिलती है, लेकिन समस्या को बदतर बना सकती है। मतलब संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक परिहार इसके अंदर शामिल होते हैं। जैसे परीक्षा के तनाव में पढ़ाई से बचना, मतलब परीक्षा का तनाव है, इसलिए पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा, या फिर परीक्षा के दिन बीमार होने का बहाना करना, परीक्षा देने ही नहीं जाना। तो इसे क्या कहते हैं? हमारा परिहार अभिविन्यस्त युक्ति। फिर आता है हमारा दूसरा लेजरस फोकमैन का संवादात्मक मॉडल। क्या लेजरस फोकमैन का जो संवादात्मक मॉडल की बात करें, तो ये सिद्धांत हमारे तनाव और मुकाबला करने की जो व्यक्ति और पर्यावरण के बीच की जो अंतःक्रिया है, इसका परिणाम मानता है। क्या ये सिद्धांत क्या करता है? तनाव और मुकाबला करने को क्या है? व्यक्ति और पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम मानता है। जैसे हमारे एक मूल्यांकन आता है, कौन सा? संज्ञानात्मक मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन की बात करें तो इसके अंदर 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। एक तो हमारा प्राथमिक मूल्यांकन होता है और एक होता है हमारा द्वितीयक मूल्यांकन। प्राथमिक मूल्यांकन में क्या होता है? यदि व्यक्ति ये देखता है कि व्यक्ति उसके लिए क्या है? मतलब कि व्यक्ति ये देखता है कि जो स्थिति है उसके लिए क्या है, जो सामने स्थिति आई है, कि उस स्थिति से व्यक्ति को नुकसान है, हानि है, खतरा है या कोई चुनौती है। तो प्राथमिक मूल्यांकन में ऐसा ही किया जाता है। द्वितीय मूल्यांकन में क्या होता है? यदि ये मूल्यांकन व्यक्ति ये मूल्यांकन करता है कि उसके पास स्थिति से निपटने के लिए कौन-कौन से संसाधन और कौन-कौन सी क्षमताएँ। तो इसका मतलब है क्या मैं इससे निपट सकता हूँ या फिर मैं इससे कैसे निपट सकता हूँ? तो 2 प्रकार के मूल्यांकन हुए, एक तो प्राथमिक मूल्यांकन, एक द्वितीयक मूल्यांकन। प्राथमिक मूल्यांकन संज्ञानात्मक मूल्यांकन के 2 प्रकार है। दूसरा अब आता है मुकाबला करने की रणनीतियाँ। मुकाबला करने की रणनीति की बात करें, एक तो होते हैं हमारे समस्या केंद्रित मुकाबला, एक होती है भावना केंद्रित मुकाबला। समस्या केंद्रित मुकाबला की बात करें तो सीधे तनाव के स्रोत या समस्या को बदलना या उसको हल करने का प्रयास करना। प्रकृति की बात करें तो सक्रिय रूप से जानकारी जुटाएंगे, योजना बनाएंगे, कार्रवाई करेंगे। इससे क्या है? हम सीधे सीधे समस्या को कोप कर सकते हैं या समस्या को सीधे सीधे हल करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कोई एक योजना बनाई और उसका क्रियान्वयन किया। दूसरा भावना केंद्रित मुकाबले की बात करें, तो उद्देश्य क्या है इसका? तनाव से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित करना या कम करने का प्रयास करना। प्रकृति की बात करें तो भावनात्मक अभिव्यक्ति, सामाजिक समर्थन मांगना, स्थिति को फिर से समझना, ध्यान भटकाना, ये हमारी इसकी प्रकृति होती है। उदाहरण के लिए देखें तो कुछ कार्य किए ताकि भीतर से
भावनात्मक उबाल निकल जाए, मतलब कोई ना कोई काम करते रहेंगे जिससे हमारा जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम प्रतिबल प्रबंधन की तकनीकें, मतलब हम तनाव को प्रबंधन करने के लिए कौन-कौन सी तकनीकों को काम में ले सकते हैं। इन तकनीकों का उद्देश्य क्या है? दबाव के लक्षणों को कम करना और व्यक्ति की सामना करने की जो क्षमता होती है, उसको बढ़ाने का प्रयास करना। पहली तकनीक आती है रिलैक्सेशन टेक्निक, मतलब विश्रांति तकनीक। इसके दौरान हम क्या करते हैं, मन को शांत करना और शरीर को विश्राम देने का अभ्यास करते हैं। मतलब कई बार हम गहरी सांस लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, मांसपेशियों की विश्राम अवस्था, ये सब क्या करती है, विश्रांति तकनीक के अंदर गिनी जाती है। दूसरा आता है ध्यान प्रक्रियाएं, मतलब मेडिटेशन। तो ध्यान केंद्रित करके चेतना की जो परिवर्तित स्थिति है ये उत्पन्न करना, तो ध्यान लगाने से भी होता है। तीसरा आता है हमारा जैविक पृष्ठ पोषक, मतलब बायो फीडबैक। इसके अंदर देखें तो शरीर क्रियात्मक अनुक्रियाओं जैसे हमारे हृदय गति के बारे में फीडबैक देना, ताकि उन्हें नियंत्रित करना सीखा जा सके। चौथा होता है हमारा क्रिएटिव, जो हमारा विजुअलाइजेशन, मतलब सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण। शांत मन और विश्राम अवस्था में किसी लक्ष्य से जुड़े काल्पनिक चित्र या विचार मन में डालना, ये हमारा चौथा होता है सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण। तो हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसे कहा कहते हैं कि आप ऐसा सोचो कि आप स्विट्जरलैंड में घूम रहे हो या फिर कश्मीर की वादियों में घूम रहे हो, बढ़िया बढ़िया जो सीन क्या देख रहे हो। तो ऐसा सोचने से क्या होता है, उसको तनाव कम महसूस होता है। फिर आता है सीबीटी तकनीक, मतलब संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक। कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक की बात करें तो नकारात्मक एवं अतार्किक विचारों को सकारात्मक और तार्किक विचारों से प्रतिस्थापित करने की कोशिश करना। मतलब कोई व्यक्ति यदि तनाव में है तो उसे ऐसा कहा जाता है कि आप अच्छा अच्छा सोचिए, सकारात्मक और तार्किक विचारों के बारे में बातचीत कीजिए। फिर व्यायाम के माध्यम से भी हम तनाव को दूर कर सकते हैं। तो नियमित व्यायाम से हृदय क्रिया और फेफड़ों की क्षमता बेहतर होती है, रक्त प्रवाह बेहतर होता है और प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती है। उदाहरण करें जैसे हमारा तैरना, टहलना, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल होती है। अब बात करें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना, मतलब हम मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या, पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कुशल स्वयं की अवस्था होती है। कई बार पूछा जाए कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बीमारी नहीं है, इसका मतलब वो स्वस्थ है। स्वस्थ होने के लिए चार पैमाने हैं। चार पैमानों कौन कौन से, एक तो हमारे शारीरिक, एक मानसिक, एक सामाजिक और एक आध्यात्मिक। चारों तरीके से यदि वो क्या कहते हैं ना स्वस्थ है, तो उसे तभी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। पहला मानते हैं मैं दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व, जिसे हम हार्डनेस या दृढ़ता कहते हैं। तो कोबासा के अनुसार वे व्यक्ति जिनमें उच्च स्तर का दबाव होने पर भी निम्न स्तर के रोग होते हैं। कई जैसे हमारे अडानी अंबानी, बड़े बड़े टाटा बिरला होते हैं, इनके लाखों करोड़ का नुकसान कई बार एक एक दिन में हो जाता है। कई बार हमने 2022 के अंदर अडानी के लगभग 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान 2-3 दिन में ही हो गया था। लेकिन तब भी वो दबाव में नहीं आए थे, क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, उच्च स्तर का दबाव होने पर भी निम्न स्तर के रोग इनके अंदर होते हैं। उनमें क्या 3 गुण पाए जाते हैं जिन्हें दृढ़ता या हार्डनेस कहते हैं, और वो कौन-कौन से गुण हैं? एक तो उनके अंदर प्रतिबद्धता या कमिटमेंट पाई जाती है, मतलब कार्य, परिवार और रुचियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता होती है। क्या होता है? कार्य, परिवार और रुचियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता होती है। नियंत्रण मतलब कंट्रोल होता है, तो जीवन में उद्देश्य और दिशा की भावना होती है। तीसरा चैलेंजेस मतलब चुनौती होती है, मतलब जीवन में परिवर्तनों को सामान्य और सकारात्मक समझना, न कि कोई खतरा समझ। तो ये किसने बताया था? हमारा कोबासा ने बताया था। दूसरा था हमारा जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स। तो ये वो योग्यता होती है जो हमारे व्यक्तियों को दैनिक जीवन की जो मांग को और चुनौतियों से प्रभावित तरीके से या चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। हमारी कौन सी लाइफ स्किल्स कहलाती है। अब जीवन कौशल की कौन कौन सी तकनीक है? एक होती है हमारी आग्रहीता। आग्रहीता की बात करें तो भावनाओं और आवश्यकताओं, विचारों का सुस्पष्ट और विश्वासपूर्ण संप्रेषण किया जाता है। क्या? भावनाओं, आवश्यकताओं और विचारों का सुस्पष्ट और विश्वासपूर्ण संप्रेषण किया जाता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि की जाती है इससे, आग्रहीता के अंतर्गत। इस समय प्रबंधन तो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक कार्यों पर समय व्यतीत करना सीखना पड़ता है। क्या? लक्ष्य की प्राप्ति में क्या जो सहायक कार्य होते हैं उसमें क्या किया जाता है? समय व्यतीत करना सीखना पड़ता है। फिर सविवेक चिंतन की बात करें तो नकारात्मक विकृत विचारों को सकारात्मक चिंतन से प्रतिस्थापित करना। क्या? नकारात्मक विकृत विचारों को क्या है, सकारात्मक चिंतन से प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर संबंधों में सुधार की बात करें तो सुदृढ़ एवं स्थायी संबंधों के लिए सुनना, अभिव्यक्त करना और दूसरों के मतों को स्वीकार करना शामिल किया जाता है। इससे क्या होता है? संबंधों में सुधार होता है। फिर स्वयं की देखभाल की बात करें तो स्वयं को स्वस्थ एवं विश्रांत रखकर दैनिक दबाव से निपटने के लिए तैयार रहना। फिर असहायक आदतों पर विजय की बात करें तो पूर्णतावादी होना, कार्य को टालना,
परिहार जैसी आदतों पर विजय पाना इसके अंदर शामिल किया जाता है। एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है सामाजिक अवलंब का, जिसे सहयोग का सिद्धांत भी कहते हैं, सोशल सपोर्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व और उपलब्धता होती है। वही व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व और उपलब्धता होती है, जिन पर हम विश्वास रख सकते हैं और जो हमारी परवाह करते हैं। ये दबाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। व्यक्ति यदि ये महसूस करता है कि उसकी कोई परवाह करता है, तो इसका मतलब क्या है, वो आसानी से दबाव में नहीं आएगा। अब बात करें इसके प्रकार की। प्रकार कौन-कौन से, तो 3 इसके प्रकार होते हैं। एक तो मूर्त अवलंब होता है, एक सूचनात्मक अवलंब होता है और एक होता है सामूहिक अवलंब। मूर्त अवलंब की बात करें, जैसे हमारे पास धन है, वस्तु, सेवा, ये सब चीज़ें हैं, मतलब जो व्यक्ति को भौतिक सहायता करती है कॉन्फिडेंस लेवल में। तो जैसे नोट शेयर करना, आर्थिक मदद करना, तो ये सारे काम हो सकते हैं। फिर सूचनात्मक अवलंबन की बात करें, तो दबावपूर्ण घटना के बारे में उसके पास सूचना, सलाह, मार्गदर्शन सभी चीज़ें हैं, वो आसानी से दबाव में नहीं आएगा। तो किसी परीक्षा पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी होना। तीसरा सामयिकी का अवलंब, ये आश्वस्त करना कि आप किसी के प्रति प्रिय हो, मूल्यवान हो, अवसाद, दुश्चिंता जैसी व्यवस्था को घटाने में मदद करता है। तो किसी के प्रति परवाह और प्यार व्यक्त करना इसके अंदर शामिल किया जाता है। इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने दबाव मतलब प्रतिबल या स्ट्रेस के बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।